नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन राजनीति विज्ञान विषय हेतु अभ्यास प्रश्नों को आपके लिए लाया है। इसमें जो अभ्यास प्रश्न शामिल किए गए हैं वो पहले अन्य राज्यों में हुई समस्त असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जेआरएफ इत्यादि रिलेटेड परीक्षाओं से लिए गए हैं और निश्चित तौर पर यह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दूसरे भाग में हम आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मैं उस वर्ग से आता हूं जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार एवं आकार के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है। अंबेडकर ने निम्न में से किस अवसर पर यह वक्तव्य दिया है? तो ये अंबेडकर जी का कथन है। आपको बताना है किस अवसर पर उन्होंने ये कहा था। ऑप्शन ए है गोलमेज सम्मेलन, बी है महाड़ सम्मेलन, सी है नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र के बाद में, और डी है बुद्ध धर्म में परिवर्तित होने पर। तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोलमेज सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा था। अंबेडकर मानते थे कि एक व्यक्ति के सिद्धांत एक व्यक्ति के मूल को वास्तविक और कॉर्पोरेटिव बनाने के लिए वह चाहते थे कि राजनीतिक लोकतंत्र आर्थिक लोकतंत्र द्वारा प्रबलित हो। 19 जनवरी 1931 को गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने यह वक्तव्य दिया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषम सम्मिलित है? तो आपको बताना है कि प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में से कौन सम्मिलित है। अगला इसमें ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है अंक गणित, बी है बीज गणित, सी है खगोल शास्त्र और डी है समाज शास्त्र। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बीज गणित। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के दो साधन बताए हैं, शिक्षा और साम्यवाद। प्लेटो ने अपनी दार्शनिक शिक्षा में अंकगणित, रेखागणित, खगोल विद्या और संवाद शास्त्र को सम्मिलित किया है, लेकिन बीज गणित को इसमें सम्मिलित नहीं किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया था। तो किसने कानूनी तथा संप्रभुता के मध्य में भेद किया था बताना है। ऑप्शन ए है बोंदा द्वारा, बी ऑस्टिन द्वारा, सी है ए.वी. डाइसी द्वारा और डी है लास्की द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में है ए.वी. डाइसी द्वारा। डाइसी ने किसी भौगोलिक क्षेत्र या जनसमूह पर सत्ता या प्रभुत्व के संपूर्ण नियंत्रण पर अनन्य अधिकार को संप्रभुता माना है। ये एक ब्रिटिश विधि शास्त्री थे और इन्होंने संप्रभुता और राजनीति के मध्य में भेद किया है। विधिक संप्रभु नीति पूर्ण व्यापक होता है तथा उसके पास कानून और आदेश को कार्यान्वित करने की शक्तियाँ होती है। अगर राजनीति की बात करें तो उनके अनुसार राजनीति संप्रभुता मतदान में निहित होती है। तो इस प्रकार से कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता दोनों के बीच में इन्होंने भेद किया है। अगला प्रश्न है, राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, ए ग्रामसी, बी है रॉल्फ मिलीबैंड, सी है रॉबर्ट नॉजिक और डी है जॉन रॉल्स। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है ग्रामसी। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के सिद्धांत के प्रतिपादक ग्रामसी को माना जाता है। ग्रामसी के अनुसार राज्य नागरिक समाज व राजनीतिक समाज के माध्यम से आर्थिक प्रणाली यानी आधारभूत प्रणाली को भी प्रभावित कर सकता है, अर्थात अधिसंरचना पर भी आधार पर अपनी छाप छोड़ता है। ग्रामसी के अतिरिक्त लुई अल्थ्यूजर और निकोलस पोलोजो इन लोगों ने भी राज्य की सापेक्षता स्वायत्तता के सिद्धांत के विषय में अपने विचार दिए हुए हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सभ्यताओं का टकराव का विचार सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? ऑप्शन ए है सैमुअल पी हंटिंगटन, बी है वान न्यूमैन, सी है इमानुअल वालस्टीन और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल पी हंटिंगटन। इन्होंने सभ्यताओं के टकराव के विचार दिए थे। इन्होंने क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन इनकी एक किताब है जो 1996 में आई थी और इसमें इस विचार का प्रतिपादन किया था, जिसका सार है कि शीत युद्धोत्तर संसार में लोगों की सांस्कृतिक एवं धार्मिक पहचान ही संघर्षों का मुख्य कारण होगी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जैव राजनीतिक की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? आपको ऑप्शन दिए हैं, फूको, बी फुकुयामा, सी जेम्स बर्नहम और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फूको। जैव राजनीति की अवधारणा को फूको ने विकसित किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद विचार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है अल्फ्रेड जर्मन, बी है केनेथ वाल्ज, सी है हेनरी किसिंजर और डी है हांस मार्गेंथाउ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्फ्रेड जर्मन। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद विचारधारा से संबंधित नहीं है। इसके अलावा केनेथ वाल्ज, हेनरी किसिंजर, हांस मार्गेंथाउ ये सभी जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अल्फ्रेड जर्मन है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कल्पनावादी या आदर्शवादी विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड यानी कि कोष की स्थापना की? तो आपको बताना है उस प्रधानमंत्री का नाम जिन्होंने अफ्रीका कोष की स्थापना की है। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी राजीव गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी नरेंद्र मोदी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजीव गांधी। ये जो 1986 के दौरान जब गुटनिरपेक्षता का आंदोलन चल रहा था उस दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे और उनके द्वारा अफ्रीका की मदद के लिए अफ्रीकी देशों की मदद के लिए अफ्रीका कोष की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो उस देश का नाम बताना है जिसने इस पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए भारत, बी पाकिस्तान, सी ईरान, डी इजराइल। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईरान। ईरान ने 2015 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे एक्चुअली हस्ताक्षर करवाया गया था फ्रांस, चीन, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जर्मनी और P5+1 देशों ने मिलकर के इसके साथ में समझौता किया था। परमाणु अप्रसार संधि एक बहुउद्देशीय संधि मानी जाती है जिस पर 1986 में हस्ताक्षर हुए थे और यह 1968 में हस्ताक्षर हुए थे। याद रखिएगा 1968 में इसमें हस्ताक्षर हुए थे और 1970 से ये प्रभावी हो चुका है। वर्तमान में इसमें 191 ऐसे सदस्य देश हैं जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, लेकिन भारत, पाकिस्तान और इजराइल देश ने इस पर अभी भी हस्ताक्षर नहीं किए। अगला प्रश्न है, बान की मून संयुक्त राष्ट्र के महासचिव निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो आपको बताना है ये भूतपूर्व महासचिव रह चुके हैं, किस देश से रिलेटेड थे? ऑप्शन ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी थाईलैंड और डी मंगोलिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बान की मून का संबंध दक्षिण कोरिया से है, यानी ये एशिया से रिलेटेड थे। इसके अलावा वर्तमान महासचिव की अगर हम बात करें तो ये एंटोनियो गुटेरेस हैं और ये 9वें महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। इन्हें पुर्तगाल यानी कि यूरोपियन कंट्री से लिया गया है और 2017 से वर्तमान समय में भी अभी कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? तो आपको बताना है गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे क्या हैं। ऑप्शन ए जलवायु परिवर्तन, बी मादक द्रव्यों की तस्करी, सी समुद्री लूटपाट और डी उपरोक्त सभी। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। परंपरागत रूप से सीमा पार आतंकवाद, हथियारों की तस्करी, ठीक, और मादक द्रव्यों की तस्करी, समुद्री लूटपाट, ये सभी चीज़ जो है ये परंपरागत सुरक्षा के लिए खतरे माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य देश है। ऑप्शन ए सोमालिया, बी दक्षिणी सूडान, सी कांगो और डी कोसावो। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी सूडान। 2006 में मोंटेनेग्रो के संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने के बाद 2006 के बाद में अगला जो सदस्य है वो 2011 में शामिल हुआ था और वह दक्षिणी सूडान था। दक्षिणी सूडान 9 जुलाई 2011 को स्वतंत्र देश बना और उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देश हैं और संयुक्त राष्ट्र के प्रत्येक सदस्य देश के पास महासभा में एक सीट होती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया था। तो शांति के लिए एकता का प्रस्ताव किस समय पर अपनाया गया था वह टाइम आपको बताना है। ऑप्शन ए कोरिया संकट के समय, बी वियतनाम संकट के समय, सी स्वेज संकट के समय और डी क्यूबा संकट के समय। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोरिया संकट के समय। नवंबर 1950 को महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव पास किया था और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व के रूप में देखा जाता है। अमेरिकी और चीनी सेनाएं कोरियाई मामलों को लेकर उस समय पे उलझी हुई थी। उसी दौरान कोरिया संकट के लिए शांति के लिए एकता का प्रस्ताव लाया गया था।
अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रित राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है? आपको ऑप्शन दिए हैं, ए पार्थ चटर्जी, बी एंथनी डी स्मिथ, सी विल किमलिका और डी है बेनेडिक्ट एंडरसन। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंथनी डी स्मिथ। इन्होंने भारत को बहुकेंद्रित राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। एंथनी डेविड स्टीफन स्मिथ एवं ब्रिटिश एक समाजशास्त्री थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में विश्लेषित किया है? ऑप्शन ए टेलर, बी मिलेट, सी एम.पी. फॉलेट और डी है C.I. बर्नार्ड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एम.पी. फॉलेट। एम.पी. फॉलेट ने क्लासिकल उपागम दिया था और इन्होंने सर्कुलर रिस्पांस के रूप में नेतृत्व को विश्लेषित किया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत की सरकार ने कब अंकेक्षण को लेखा से अलग करने का निर्णय लिया? अब अंकेक्षण विभाग और लेखा विभाग अलग हो गया है, तो ये निर्णय कब लिया गया है? ऑप्शन ए 1972, बी 1976, सी 1978 और डी 1980। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1976। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तों से संबंधित एक्ट भारतीय संसद द्वारा 1971 में पास किया गया। इसके बाद में इस एक्ट में संशोधन करके 1976 को अंकेक्षण को लेखा से अलग करने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 2012 भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में परिभाषित करने वाले वर्ष के रूप में आया तथा उन्होंने पहले से चली आ रही मूक बहुमत से मिथक को तोड़ दिया। कथन का संबंध किससे है? तो यह कथन किसने कहा है, किसका वक्तव्य है, बताना है। ऑप्शन ए प्रणब मुखर्जी, बी विनोद राय, सी अन्ना हजारे और डी APJ अब्दुल कलाम। ये वो समय है जब अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था और उस समय पे वक्तव्य दिया गया था। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विनोद राय। विनोद राय एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, यानी IAS थे, और ये अलग अलग पद पर रह चुके हैं और वे भारत के 11वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक भी रहे हैं। और इन्होंने ही कहा था कि 2012 भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में परिभाषित करने वाले वर्ष के रूप में आया तथा उन्होंने पहले से चली आ रही मूक बहुमत के मिथक को तोड़ दिया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार के विचारार्थ कितने रिपोर्ट दिए? तो आपको बताना है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने कितने रिपोर्ट अभी तक दे चुके हैं। ऑप्शन ए 10, बी 12, सी 15 और डी 17। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 15 रिपोर्ट। तो पहला प्रशासनिक जो ARC था वो जनवरी 1966 को स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष शुरुआत में मोरारजी देसाई थे, लेकिन बाद में के हनुमंतैया को इनके अध्यक्ष बना दिया गया था। इसके बाद में जो सेकेंड प्रशासनिक सुधार आयोग आया था ये अगस्त 2005 को आया था और कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इन्होंने लेकिन अध्यक्ष पद से 2009 में अपना पद त्याग कर दिया था। इनके पद त्याग करते तक वे अपनी 15 रिपोर्ट दे चुके थे, यानी यह आयोग 15 रिपोर्ट दे चुका है और 15वीं रिपोर्ट जो थी वो राज्य एवं जिला प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी धारा राज्य के लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश देती है? तो ये संविधान रिलेटेड प्रश्न है। ऑप्शन ए धारा 42, बी धारा 164, सी धारा 38 और डी धारा 338। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी धारा 38। भारतीय संविधान की धारा 38 राज्य के लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश देती है। अनुच्छेद 38 कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा, ऐसा अनुच्छेद 38 में दिया हुआ है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 39 का की बात करें तो इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन आदि की व्यवस्था भी इसमें दी गई है। तो ऑप्शन के अनुसार धारा 38 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया? तो प्रधानमंत्री का सचिवालय जो हुआ है करता है वर्तमान में, उसका पहले नाम था प्रधानमंत्री का कार्यालय जो अभी माना जाता है उसका पहले नाम था प्रधानमंत्री का सचिवालय। तो कौन से प्रधानमंत्री ने इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय करा है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी मोरारजी देसाई, सी राजीव गांधी और डी है PV नरसिम्हा राव। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई।
मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री थे। इन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय एक नया नाम दिया, प्रधानमंत्री सचिवालय अब नाम नहीं रहा है, और 1977 में यह नाम बदला गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, सिटीजन्स चार्टर सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया? ऑप्शन ए भारत, बी अमेरिका, सी यूके, डी जर्मनी। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यूके यानी कि ब्रिटेन में। 1991 में सर्वप्रथम ब्रिटेन में तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन मेजर ने नागरिक अधिकार पत्रों की शुरुआत की। इस अधिकार पत्रों का संगठन प्रशासनिक कार्यालय के उन सभी नियमों, कानून, प्रक्रिया और अधिकारों का वर्णन होता था जो जनता के हितों का संवर्धन करते थे। तो इस प्रकार से अगर देखें तो अधिकार पत्र यानी कि सिटीजन चार्टर सर्वप्रथम यूके यानी कि ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो तो इस वातावरण में हम एक ज़्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी के संतानम और डी मोरारजी देसाई। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा था कि यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो तो इस वातावरण में हम एक ज़्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जन शिकायत का निदेशालय का अस्तित्व में आया। तो आपको बताना है जन शिकायत का निदेशालय कब अस्तित्व में आया है। ए है 1982, बी 1988, सी 1994 और डी 1998। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1988। जन शिकायत निदेशालय की स्थापना अप्रैल 1988 में हुई थी। जन शिकायत आयोग एक अतिरिक्त मंच है जहां पर जनता अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, लॉर्ड राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है। यह कथन किसका है? तो कथन है किसका है, विद्वान का नाम बताएंगे। ऑप्शन ए है लॉर्ड ब्राइस का, बी हेराल्ड लास्की का, सी गिलक्राइस्ट का और डी है लीकॉक का। एक्चुअली डीकॉक लिखा है, डीकॉक का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेराल्ड लास्की। यह कथन लास्की का है, राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, डुवर्जर के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन ए गुट बैठक, बी है कोशिका दल, सी है नागरिक सेना और डी है कुलीन तंत्र। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुलीन तंत्र। मॉरिस डुवर्जर का राजनीतिक दलों के वर्गीकरण में डुवर्जर ने यूरोपीय दलीय प्रणाली के अध्ययन के आधार पर किया है। डुवर्जर ने दलों का विभाजन संरचनात्मक रूप से इस प्रकार किया है कि पहले कॉकस दल आता है, फिर शाखा दल, फिर प्रकोष्ठ दल और नागरिक दल। कुलीन तंत्र इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दबाव समूह को कौन सा एक अज्ञात साम्राज्य के रूप में परिभाषित करता है? तो दबाव समूह को कौन एक अज्ञात साम्राज्य मानता है? ऑप्शन ए है मायरन वीनर, बी है पीटर ओडिगार्ड, सी है एस.ई. फाइनर और डी है हरमन जीगलर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस.ई. फाइनर। एस.ई. फाइनर ने दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। दबाव समूह राजनीतिक विषमता में वृद्धि करते हैं क्योंकि दबाव समूह की पहुंच वित्तीय, शैक्षणिक और संपत्तिशाली व्यक्तियों तक आसानी से हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए अपने हितों की समृद्धि के लिए चुनाव लड़ना, बी अपने अनुकूल अभ्यर्थियों को निर्वाचित करने में सहायता प्रदान करना, सी अपने उद्देश्यों की संसिद्धि के प्रयोजन से विधेयकों की सहायता लेने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान करना और डी जनमत को प्रभावित करने तथा उसका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करना। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपने हितों की समृद्धि के लिए चुनाव लड़ना। मतलब दबाव समूह जो होता है वो चुनाव नहीं लड़ता है। इसके अलावा दबाव समूह एक प्रकार के हित समूह होते हैं जो अपने कार्यसिद्धि में अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने हितों का प्रचार प्रसार करते हैं, वार्ताएं करते हैं, लॉबिंग करते हैं, न्यायिक कार्रवाई, प्रदर्शन, हड़तालें, याचना करते हैं, बंद या धरना देते हैं, पद का प्रस्ताव भी करते हैं, सरकार व अधिकारियों के साथ में बैठक करते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं।
लेकिन चुनाव लड़ने वाला काम जो है वो दबाव समूह नहीं करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में कौन सी एक बाधा है? ऑप्शन दिया है ए स्वतंत्र मीडिया, बी लोकतांत्रिक सरकार, सी नागरिक उदासीनता और डी है राजनीतिक दल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नागरिक उदासीनता। स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में स्वतंत्र मीडिया मदद करता है, लोकतांत्रिक सरकार भी स्वस्थ लोकमत से संबंधित है, राजनीतिक दल भी इससे संबंधित होते हैं, लेकिन अगर नागरिक ही उदासीन होता है तो स्वस्थ लोकमत का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राजनीतिक ह्रास की अवधारणा इस नाम के साथ संबंध है, यानी राजनीतिक ह्रास की अवधारणा किसने दी है बताना है। ऑप्शन ए है डेविड ईस्टन, बी डेविड एप्टर, सी सैमुअल पी हंटिंगटन और डी है जी आमंड। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैमुअल पी हंटिंगटन। हंटिंगटन ने राजनीतिक क्षरण या राजनीतिक ह्रास की संकल्पना की अवधारणा दी थी। राजनीतिक विकास के साथ राजनीतिक क्षरण भी होता है। राजनीतिक क्षरण का मूल कारण राजनीतिक संगठनों व क्रियाविधियों का संस्थानीकरण नहीं होना होता है। इनके अनुसार राजनीतिक क्षरण का अभिप्राय सामाजिक आकांक्षा व उनकी पूर्ति के मध्य उत्पन्न खाई है। तो इस प्रकार से राजनीतिक ह्रास की अवधारणा जो दी है वो सैमुअल पी हंटिंगटन ने दी है, ये आप याद रखेंगे। दोस्तों ये हमारा अंतिम अभ्यास प्रश्न था। इसी तरह के प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग राज्यों के असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित है, हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। आप लगातार अभ्यास करें। धन्यवाद। जय हिंद।